हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो हम इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। इस बुक में मैंने पहले ही 10 यूनिट्स में पढ़ा चुकी हूं। आज मैं इसकी 11th यूनिट जो है राष्ट्रवादी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का विकास, इसको मैं शुरू करती हूँ। देखिए, 10 यूनिट में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, जो राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ इंडिया में, कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो कांग्रेस के गठन के बाद कैसे राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ, कैसे कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती है, क्या था बंग भंग आंदोलन, इन सबको आज हम इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे बहुत क्वेश्चन यूपीएससी में बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो इसके कुछ चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 11th यूनिट भी आती है आपकी। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, राष्ट्रवादी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का विकास 1905 से लेकर 1918 तक। इससे पहले भी जो 10 यूनिट्स मैंने पढ़ाई है उन सब के वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है ताकि आप एक वीडियो अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरे के पूरे कंप्लीट लेक्चर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का विकास। ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की अगर हम पहचान करते हुए चलते हैं तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों की राजनीति इस विषय पर आधारित है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस जो 1885 में बनी, उसका गठन हुआ, उसके बाद कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, नरमपंथी और गरमपंथी। तो नरमपंथी जो वैसे राष्ट्रवादी थे, ऐसे नेताओं का एक समूह था जो ये चाहते थे कि हम जो हैं अंग्रेज़ों से कोई सीधी दुश्मनी भी ना लें और एकदम प्यार से, अहिंसा से हम आज़ादी तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी स्थिति मजबूत कर सकें या अपनी मांगों को हासिल कर सकें। तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों की राजनीति इस विषय पर आधारित थी कि ब्रिटिश शासन को अंदर से सुधारा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों से संबंधित ज्ञान जब फैला, धीरे धीरे यह विश्वास टूट गया। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों का ज्ञान जब इन लोगों में फैला, कौन लोग, नरमपंथियों में यह फैला कि नहीं भाई, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अंग्रेज़ किसी के सगे नहीं है। ये हमें ऊपर से तो दिखाएंगे कि ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन ये हमारे खिलाफ ही डिसीजन हमेशा लेंगे। आगे हम बात करते हैं, भारत में 1896 और 1900 के बीच जो भयानक अकाल पड़े, जिनमें 90 लाख से ऊपर लोग मरे, वे जनता की दृष्टि में विदेशी शासन के आर्थिक दुष्परिणामों के जीते जागते प्रतीक थे। अब आगे देखते हैं कि 1892 और 1905 के बीच घटित राजनीतिक घटनाओं ने भी राष्ट्रवादियों को निराश करके उन्हें और भी उग्र राजनीति के बारे में सोचने को बाध्य किया। 1892 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, घोर निराशा का कारण सिद्ध हुआ। दूसरी ओर जनता को जो थोड़े से राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे उन पर भी हमले किए गए। 1898 में एक कानून बनाया गया जिसमें विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलाने को अपराध घोषित कर दिया गया। 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बना, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया गया। 1897 में नाटू भाइयों को बिना मुकदमे चलाए देश से बाहर कर दिया गया और उन पर लगाए गए आरोपों की जानकारी भी जनता को नहीं दी गई। उसी वर्ष लोकमान्य तिलक और दूसरे समाचार संपादकों को विदेश सरकार के प्रति जनता को भड़काने के लिए लंबी लंबी जेल सजाएं भी हो गई। यानी कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, अपना मुंह नहीं खोल सकते, आप प्रेस में कुछ लिख नहीं सकते, कोई आर्टिकल प्रिंट नहीं कर सकते, कोई पत्रिकाएं संपादित नहीं कर सकते अगर उसमें कुछ भी सरकार के खिलाफ है। अब आगे देख सकते हैं कि यहाँ तक कि नरमपंथी नेता गोखले को भी शिकायत थी कि नौकरशाही खुलकर स्वार्थी और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की शत्रु बनती जा रही है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून से राष्ट्रवादियों को लगा कि भारत के विश्वविद्यालयों पर और भी सख्त सरकारी नियंत्रण करने तथा उच्च शिक्षा का प्रसार नौकरी का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं शिक्षा और बेरोजगारी में कितनी तेजी से वृद्धि हुई है। तो 19वीं सदी के अंत तक शिक्षित भारतीयों की संख्या में स्पष्ट वृद्धि हुई। मैं मॉडर्न अगर एजुकेशन की बात करूं कि यहाँ आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, और ये आधुनिक शिक्षा यूरोपियन शिक्षा थी, जिसमें काफ़ी मॉडर्न विज्ञान और इंग्लिश जैसी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ज्ञान फैला। शिक्षित भारतीयों की संख्या जितनी बढ़ी उतना ही लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और आमूल परिवर्तन के पश्चिमी विचारों का प्रभाव भी फैला। ये शिक्षित भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के बेहतरीन प्रचारकों, अनुयायी सिद्ध हुए। इसके दो कारण थे कि वे कम वेतन पाने वाले या बेरोजगार थे, और साथ ही आधुनिक विचार प्रणाली और राजनीति की तथा यूरोपीय और विश्व इतिहास की शिक्षा भी उन्हें मिली थी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा। तो 1868 के बाद एक आधुनिक जापान के उदय ने दिखा दिया कि एक पिछड़ा हुआ एशियाई देश भी बिना किसी पश्चिमी नियंत्रण के अपना विकास कर सकता है।
कुछ ही दशकों की अवधि में जापान के नेताओं ने अपने देश को पहले दर्जे की औद्योगिकी और सैनिक शक्ति बना दिया था। व्यापक प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किया गया था और एक सक्षम और आधुनिक प्रशासन खड़ा किया गया था। 1896 में इथियोपिया के हाथों में इटली की सेना थी तथा 1905 में जापान के हाथों रूस की हार ने यूरोपीय श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़कर रख दिया था। आगे देख सकते हैं उग्र राष्ट्रवाद विचार संप्रदाय का अस्तित्व। इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक कहते थे। उनका जन्म 1856 में हुआ था। बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद से ही उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 1880 के बाद के दशक में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में भाग लिया। यही स्कूल बाद में फ्यूगनेस कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अंग्रेजी में, मराठा तथा मराठी में केसरी नामक पत्रों की स्थापना भी की। 1889 में वे केसरी का संपादक करने लगे और इस पत्र के पृष्ठों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने लगे। 1893 में उन्होंने एक परंपरागत धार्मिक उत्सव अर्थात गणपति उत्सव का उपयोग गीतों और भाषणों के द्वारा राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए करना आरंभ कर दिया। गणपति उत्सव के अगर हम बोल सकते हैं कि मेन संस्थापक या इसको सही से शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक ही थे। 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। उनका उद्देश्य महाराष्ट्रीयन युवकों के अनुकरण के लिए शिवाजी का उदाहरण सामने रखकर उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना था। 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का अभियान चलाया। उन्होंने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों से कहा कि अगर उनकी फसल चौपट हो जाए तो वे मालगुजारी ना दें। जब सरकार के खिलाफ घृणा और असंतोष भड़कने के आरोप में अधिकारियों ने उन्हें 1897 में गिरफ्तार किया तो उन्होंने दिलेरी और बलिदान का एक शानदार उदाहरण सामने रखा। उन्होंने सरकार से क्षमा मांगने से इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें 18 महीने की कड़ी कैद की सजा हुई। इस तरह वे आत्म बलिदान की नई राष्ट्रीय भावनाओं के जीते जागते प्रतीक बन गए। अब हम पढ़ने वाले हैं बंग भंग मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल का कैसे विभाजन किया जाता है और किस षड्यंत्र के तहत किया जाता है कि एक बड़ी प्रेसिडेंसी को तोड़ दिया जाता है। और इसका आधार ये बताया जाता है कि हम इस प्रेसिडेंसी को अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी है, इस पर सही से काम नहीं किया जा सकता। जबकि इसका जो मेन आधार था वो सांप्रदायिक था कि मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करना। लॉर्ड कर्जन ने यही दिमाग लगाया था कि अगर हम बंगाल को तोड़ देते हैं तो हम हिंदू मुसलमान की एकता को भी तोड़ सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि इस तरह 1905 में जब बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटा गया तब तक उग्र राष्ट्रवाद की उदय की परिस्थितियां विकसित हो चुकी थी। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे और उसकी आबादी 3.1 करोड़ थी, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था जिसकी जनसंख्या 5.4 करोड़ थी, जिसमें 1.8 करोड़ बंगाली और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़िया थे। तर्क यह दिया गया कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार के लिए उसका प्रशासन चलाना असंभव था, लेकिन जिन अधिकारियों ने योजना तैयार की उनके दूसरे राजनीतिक उद्देश्य भी थे। बंगाल तब भारतीय राष्ट्र विवाद का केंद्र बन चुका था। आगे देख सकते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन क्या है। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल के पूरे राष्ट्र नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के आरंभ में इसका प्रमुखतम नेता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी नेता थे, मगर बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाला। वास्तव में आंदोलन के दौरान नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ने एक दूसरे के सहयोग किए। विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उस दिन लोगों ने उपवास रखे, कलकत्ता में हड़ताल हुई, लोग बहुत तड़के ही नंगे पैर चलकर गंगा में स्नान करने पहुंचे। इस अवसर के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा, जिसे सड़कों पर चलने वाली भीड़ गाती। बाद में इस गीत को बांग्लादेश ने 1971 में अपनी मुक्ति के बाद अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम की आवाज़ से गूंज उठी और ये गीत रातों रात बंगाल का राष्ट्रीय गान बन गया। बाद में यही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। अब आगे देख सकते हैं स्वदेशी और बहिष्कार। बंगाल के नेताओं को लगा कि केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से शासकों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए और भी सकारात्मक उपाय करने होंगे जिससे जनता की भावनाओं की तीव्रता का अच्छी तरह से पता चल सके। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन बन सकता है इससे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किसी देश का राष्ट्रगान लिखा है, तो उन्होंने बांग्लादेश का लिखा था नहीं, लेकिन ये जो गान उन्होंने लिखा था अमार सुनार बांग्ला, ये बाद में चल के
बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो ये जो अमार सुनार बांग्ला किस टाइम पे लिखा गया था, जो भंग विरोधी आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार। बंगाल के नेताओं को लगा कि केवल प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों से शासकों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए और भी सकारात्मक उपाय करने होंगे जिनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का अच्छी तरह से पता चल सकेगा। तो स्वदेशी मूवमेंट क्या था उसको मैं आपको बताती चलती हूँ। स्वदेशी मूवमेंट जो था वो फाइनली ये था कि हमें गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार कर देना है, हमें गवर्नमेंट की बनाई हुई चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, हमें स्वदेशी सामानों का यूज़ करना है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट था एक तरह से। छात्र, स्टूडेंट और मुसलमानों और जनता की क्या भूमिकाएं थी? तो स्वदेशी आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका बंगाल के युवकों ने निभाई। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग और प्रचार किया तथा विदेशी वस्त्र बेचने वाले दुकानों के आगे धरने आयोजित करने में आगे आगे रहे। सरकार ने छात्रों को दबाने की हर संभव कोशिश की। जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय हुए उन्हें दंडित करने के आदेश जारी किए गए। उन्हें प्राप्त सहायताएं या विशेषाधिकार छीन लिए गए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, स्कॉलरशिप उनकी बंद कर दी गई, उन्हें विश्वविद्यालय से असम्मत कर दिया गया, आंदोलन में शामिल छात्रों को छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया तथा उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित रखने का निर्णय किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लेने के दोषी छात्रों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की गई। अनेक पर जुर्माने किए गए, अनेक स्कूल व कॉलेजों से निकाल दिए गए, अनेक गिरफ्तार किए गए, कभी कभी पुलिस द्वारा लाठियों से पीटे भी गए। फिर भी छात्रों ने झुकने से इनकार कर दिया। आगे देख सकते हैं, मध्य और उच्च वर्ग के अनेक दूसरे मुसलमान आंदोलन से अलग रहे या ढाका के नवाब के नेतृत्व में, जिसे भारत सरकार ने 14 लाख रुपए का एक ऋण दिया था। उन्होंने इस आधार पर विभाजन का समर्थन किया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत होगा। ढाका के नवाब और दूसरों को यह सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए अधिकारियों ने प्रोत्साहित किया था। अगर मैं बात करूं कि इस विभाजन से सिर्फ जो नीचे जो थर्ड क्लास और सेकंड क्लास ही सबसे ज़्यादा इससे परेशान था, जबकि जो फर्स्ट क्लास, इसमें फर्स्ट क्लास हिंदू और फर्स्ट क्लास मुसलमान भी आते हैं, ये दोनों इससे बहुत खुश थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये विभाजन हो सांप्रदायिक आधार पे ताकि उनकी प्रभुत्ता और सत्ता बनी रहे। क्रांतिकारी संघर्ष का विकास। विभाजन विरोधी आंदोलन की कमान जल्द ही तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के हाथ में पहुंच गई। इसके अनेक कारण थे। प्रथम, नरमपंथियों के नेतृत्व में पहले के विरोध आंदोलन का कोई खास परिणाम नहीं निकाला था। यहाँ तक कि नरमपंथी जिस उदारवादी भारत सचिव लॉर्ड माले से बहुत आशाएं लगाए बैठे थे, उसने भी कह दिया कि विभाजन अब एक अंतिम सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। दूसरे, बंगाल के दोनों भागों, खासकर पूर्वी बंगाल की सरकार ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के बड़े प्रयत्न किए। बंगाल में हिंदू मुस्लिम वैमनस के बीच संभवतः इसी समय पड़े, जिसे हम देख सकते हैं। इससे राष्ट्रवादियों का भी जी खट्टा हो गया, लेकिन जनता को जुझारू और क्रांतिकारी राजनीति की ओर जिस बात ने सबसे अधिक धकेला वह थी सरकार की दमन की नीति। खासकर पूर्वी बंगाल की सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने की बहुत कोशिश की। स्वदेशी आंदोलन में छात्रों को भाग लेने से रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। पूर्वी बंगाल में सड़कों पर वंदे मातरम का नारा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जनसभाओं को सीमित कर दिया गया था और कभी कभी उनकी अनुमति भी नहीं दी जाती थी। प्रेस पर नियंत्रण के लिए भी कानून बनाए गए थे। स्वदेशी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें लंबी लंबी जेल सजाएं दी गई। अनेक छात्रों को शारीरिक दंड तक दिए गए। 1906 से 1909 के बीच बंगाल की अदालतों में 550 से अधिक राजनीतिक मुकदमे आए। बहुत से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर मुकदमे चलाए गए और प्रेस की स्वतंत्रता भी पूरी तरह समाप्त कर दी गई। अनेक शहरों में सैनिक पुलिस लगा दी गई जहां जनता से उसकी झड़पें हुई। दमन की सबसे बदनाम मिसालों में से एक है कि अप्रैल 1906 में 22 साल में आयोजित बंगाल प्रांतीय सम्मेलन पर पुलिस का हमला। अनेक युवक स्वयं सेवकों को बुरी तरह पीटा गया। सम्मेलन को जबरदस्ती भंग कर दिया गया। दिसंबर 1908 में बंगाल के 9 नेताओं को देश बाहर कर दिया गया। इनमें आदरणीय नेता कृष्ण कुमार मित्र, अश्विन कुमार दत्त भी थे। इसके पहले 1907 में पंजाब के नहरी इलाके में हुए दंगों के बाद लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह देश बाहर कर दिए गए। 1908 में महान नेता तिलक को दोबारा गिरफ्तार करके 6 वर्ष की जेल की वैश्याना सजा दे दी गई। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव तथा दूसरे लोग बंदी बनाए गए। अगर हम बात करते हैं कि ये मूवमेंट असफल क्यों रहा, पहली बात तो इस मूवमेंट में 2 ही गुट बन गए थे, एक नरमपंथी एक गरमपंथी। नरमपंथी कहते थे कि हम बहुत आराम से सरकार को सुधार के अपने कामों को, अपनी मांगों को मानेंगे, लेकिन जो राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी थे, जो गरमपंथी हम जिसे कह सकते हैं, वो कहते थे नहीं, हम जब तक अहिंसा नहीं करेंगे, हम रोड पे नहीं आएंगे, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे। तो इन वजहों से, और कोई सही में नेतृत्व भी नहीं था और एक कोई नेता भी नहीं था जो इस पूरे आंदोलन को सही से संभाल सके। और इसमें इन चीज़ों का फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नर ने बहुत अच्छे से उठाया और इसने हर शहरों में
बंगाल के हर शहरों में इसने क्या किया कि छोटे छोटे जो भी दमन, जहाँ पे भी छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे उनको दमन जल्दी और बहुत तेज़ी से करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये आंदोलन असफल रहा। ये आंदोलन असफल रहने और 1857 के आंदोलन का असफल रहने के दोनों का ही एक मोटो था कि नेतृत्व सही से नहीं मिल पाया। कोई भी आंदोलन तभी असफल माना जाता है, ये इतिहास में है, कि जब उनको सही से कोई नेतृत्व या कोई नेता नहीं मिलता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी जनता को सकारात्मक नेतृत्व देने में असफल रहे। वे आंदोलन चलाने के लिए आवश्यक कुशल नेतृत्व और संगठन नहीं दे सके। उन्होंने जनता को जागृत तो कर दिया था, मगर ये नहीं समझ सके कि जनता की इस नई निकली शक्ति का उपयोग कैसे करें। यह राजनीतिक संघर्ष के नए रूप क्या हों, निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग विचार मात्र बनकर रह गए। 1908 के अंत तक उनकी राजनीतिक एक बंद गली में समा चुकी थी। फलस्वरूप उन्हें दबाने में सरकार काफी हद तक सफल रही। उनका आंदोलन उनके प्रमुख नेता तिलक की गिरफ्तारी तथा विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष द्वारा सक्रिय राजनीति से संन्यास का धक्का नहीं झेल सका। आगे देख सकते हैं कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास। सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपची कुंडा जैसी बातों ने क्रांतिकारी संघर्ष को जन्म दिया। बंगाल के युवकों ने देखा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध और राजनीतिक कार्रवाई के सारे रास्ते बंद हैं। हताश होकर उन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी के कार्यों, बम की राजनीति का सहारा लिया। आगे देख सकते हैं हम कि इस सिलसिले का आरंभ 1897 में हो चुका था, जब चापेकर भाइयों ने पूना में 2 बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों का वध कर डाला था। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था। 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करने लगे थे। इसमें बंगाल के संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र के काल सबसे प्रमुख थे। दिसंबर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जान से मारने की कोशिश की गई थी। यानी कि अब अहिंसा से पूर्ण कार्यक्रम किए जा रहे थे। यानी कि अब ये जो नरमपंथी लोगों की सोच थी कि हम सरकार को सुधारेंगे, उनसे बात करेंगे, अब ये सोच एकदम दरकिनार हो चुकी थी। और जो बंगाल के युवक थे वो राष्ट्रवादी में तो पूरी तरह से लिप्त थे ही, लेकिन वो उग्र राष्ट्रवादी में एक नई, जिसे कह सकते हैं नए इतिहास की रचना कर रहे थे। और उसमें वो बम की वो वध कर रहे थे, ब्रिटिश अधिकारियों के बम फेंके जा रहे थे। तो ये एक नया चेंज था, एक नया बदलाव था जो देखने को मिल रहा था बंगाल में। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया। अब आगे देख सकते हैं कि ये किसने बनाया, विनायक दामोदर ने बनाया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जान से मारने की कोशिश की गई। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक बग्घी पर बम फेंका, जिसमें वे समझते थे कि बदनाम जज किंग फोर्ट्स बैठा है। बाद में प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन अब प्रारंभ हो चुका था। क्रांतिकारी युवकों की अनेक गुप्त संस्थाएं अब बन गई थी। इनमें सबसे प्रमुख थी अनुशीलन समिति, जिसके ढाका खंड की ही अकेली 500 शाखाएं थी। क्रांतिकारी समितियां जल्द ही देश के दूसरे भागों में भी सक्रिय हो उठी। उनका हौसला इतना बढ़ चुका था कि जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंज दिल्ली में एक सरकारी जुलूस में हाथी पर बैठा था, तब उस पर भी उन्होंने बम फेंका। इस हमले में वायसराय घायल हो गया था। अब आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति क्या रही, कैसे 2 गुटों में बटी। 1905 से 1914 तक की स्थिति देख सकते हैं कि बंग विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक गहरा प्रभाव छेड़ा। विभाजन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी भाग एक हो गए। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने विभाजन की और कर्जन के प्रतिक्रियावादी शासन की खुलकर निंदा की। अब आगे देख सकते हैं वर्ष 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दोनों दलों में रस्साकशी हुई। अंत में समझौता दादा भाई नौरोजी के नाम पर हुआ, जिन्हें सभी राष्ट्रवादी एक महान देशभक्त मानते थे। अंत में दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए। नरमपंथी नेता कांग्रेस संगठन पर कब्जा करने तथा उसमें गरमपंथियों को निष्कासित करने में सफल रहे, लेकिन अंततः इस विभाजन से लाभ किसी भी दल को न हुआ। नरमपंथी नेताओं का राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ियों से संपर्क टूट गया। ब्रिटिश सरकार ने भी बांटो और राज करो का खेल खूब खेला। उन्होंने गरमपंथी राष्ट्रवादियों का दमन किया तथा इसके लिए उन्होंने नरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में लाने के प्रयत्न किए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए उन्होंने 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के रूप में संवैधानिक सुधार की घोषणा भी की। इस कानून को 1909 में मार्ले पिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। 1911 में सरकार ने बंगाल का विभाजन समाप्त कर देने की घोषणा भी की। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल फिर से मिला दिए गए तथा बिहार और उड़ीसा नाम से 2 प्रांत इससे अलग बना दिए गए। उदाहरण के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के 68 सदस्यों में 36 अधिकारी होते, 5 ऐसे नामजद सदस्य होते जो अधिकारी ना हो।
शेष 27 सदस्य चुने हुए होते, जिनमें 6 बड़े जमींदारों के और 2 ब्रिटिश पूंजीपतियों के प्रतिनिधि होते। इसके अलावा सुधार के बाद भी ये परिषद वास्तविक शक्ति से वंचित होती और केवल सलाहकार समितियों का काम करती। इन सुधारों ने अलग अलग चुनाव मंडलों की प्रणाली भी आरंभ की। इसमें सभी मुसलमानों को मिलाकर अनेक अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए। इन क्षेत्रों में केवल मुसलमान ही चुने जा सकते थे। यह काम अल्पसंख्यक मुस्लिम संप्रदाय की सुरक्षा के नाम पर किया गया, पर वास्तव में यह हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने और भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने की नीति का ही अंग था। अलग अलग चुनाव मंडलों की यह प्रणाली इस धारणा पर आधारित थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक हित अलग अलग हैं। यह एक अवैज्ञानिक धारणा थी, क्योंकि धर्म कभी राजनीतिक या आर्थिक हितों या राजनीतिक संगठन का आधार नहीं हो सकता। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रणाली के व्यवहार में बहुत घातक परिणाम निकले। इसने भारत के एकीकरण की निरंतर ऐतिहासिक प्रक्रिया में बाधा खड़ी की। यह प्रणाली देश में हिंदू और मुसलमान दोनों की तरह ही सांप्रदायिकता के विकास का प्रमुख कारण सिद्ध हुई। मध्यवर्गीय मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने तथा इस प्रकार उनको भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्यधारा में शामिल करने के बजाय अलग अलग चुनाव मंडलों की इस प्रणाली ने विकसित होते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन से अनेक अलगाव को और स्थायी बनाया। इससे अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। इसने हिंदू मुसलमान सभी भारतीयों की साझी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने में लोगों को रोका। नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने माले में इन सुधारों का पूरा समर्थन किया। जल्द ही उन्हें लगने लगा कि इन सुधारों से बहुत अधिक कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर भी सुधारों को लागू कराने के लिए उन्होंने सरकार से सहयोग का निर्णय किया। सरकार से यह सहयोग और उग्र राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम का विरोध उनके लिए बहुत महंगा सिद्ध हुआ। धीरे धीरे जनता में उनकी प्रतिष्ठा और समर्थन कम होते गए और वे मामूली से राजनीतिक समूह बनकर रह गए। यानी जनता समझ रही थी, यहाँ से सीधी सी मतलब यही है कि जनता समझ रही थी कि ये जो नरमपंथी कर रहे हैं, सरकार से बहुत प्यार से मिल भी रहे हैं और वो जनता से कह रहे हैं कि हम आपके कामों को करेंगे, और कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है, सरकार इनकी बात सुन नहीं रही है, गवर्नमेंट कोई मांगे मान नहीं रही है भारतीयों की, तो इन जनता भी इनको धीरे धीरे किनारे कर रही थी नरमपंथियों को, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका था कि कुछ बड़ा करके दिखाया जाए, कुछ ऐसा मूवमेंट, कुछ ऐसा आंदोलन हो जो सीधे ब्रिटिश सरकार के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंचे। संप्रदायवाद का विकास। संप्रदायवाद मूल रूप से एक विचारधारा थी। सांप्रदायिक दंगे इस विचारधारा के अनेक परिणामों में से केवल एक परिणाम है। संप्रदायवाद इस विश्वास का नाम है कि चूंकि कुछ लोग किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके पार्थिक अर्थात सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित भी समान होते हैं। यह इस विश्वास का नाम है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई अलग अलग और विशिष्ट समुदाय के हैं। किसी धर्म के मानने वालों के धार्मिक हित ही नहीं बल्कि पार्थिक हित भी समान होते हैं। आगे देखते हैं कि संप्रदायवाद का तीसरा चरण तब आरंभ होता है जब विभिन्न धर्मों के अनुयायी या विभिन्न धार्मिक समुदायों के हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाने लगता है। इस चरण में संप्रदायवादी यह दावा करते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के पार्थिविक हित समान नहीं हो सकते और उनके पार्थिविक हितों को एक दूसरे से टकराना निश्चित है। 1870 के दशक के पहले तक शायद ही किसी सांप्रदायिक विचारधारा और सांप्रदायिक राजनीति का अस्तित्व रहा हो। संप्रदायवाद एक आधुनिक प्रवृत्ति है। इसकी जड़ें आधुनिक और औपनिवेशिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में निहित है। आगे देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। वास्तव में विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों से खास तौर पर बदला चुकाया। अकेले दिल्ली में 27,000 मुसलमान फांसी से लटका दिए गए। इसके बाद से मुसलमानों को लगातार शंका की दृष्टि से देखा जाता रहा, पर 1870 के दशक में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। देश में एकजुट राष्ट्रीय भावना के विकास को रोकने के लिए उन्होंने बांटो राज करो की नीति पर और भी सक्रियता से काम किया। उनका मानना था, देखिए वो सगे ना तो हिंदुओं के थे, ना मुसलमानों के थे, ना किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। वो सिर्फ सगे अपनी गवर्नमेंट के थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश सरकार थी, सगे थे। तो वो बांटो और राज करो, वो ये कहते, मुसलमानों से कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हिंदुओं से कहते हैं हम आपके साथ हैं, अल्पसंख्यकों से कहते हैं हम आपके साथ हैं, और वो उनका यूज़ करते, जिसे हम कह सकते हैं कि चाटुकारिता करके या उनके कुछ छोटे मोटे मांगे मान कर वो ये तय करने लगते कि ये लोग हमारे साथ हैं और राष्ट्रवाद का दमन ऐसे किया जा सकता है। सक्रियता से काम करने और जनता को धार्मिक आधारों पर बांटने का, अर्थात दूसरे शब्दों में भारत की राजनीति में सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया। इस कारण से उन्होंने मुसलमानों के मसीहा के रूप में सामने आने तथा मुसलमान जमींदारों, भूस्वामियों और नवशिक्षित वर्गों को अपनी तरफ खींचने का फैसला किया। गैर ब्राह्मण जातियों को ब्राह्मणों और निचली जातियों को ऊंची जातियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने जाति प्रथा का इस्तेमाल करने की कोशिशें भी की। औपनिवेशिक सरकार ने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को अलग अलग समुदाय माना।
उन्होंने सांप्रदायिक नेताओं को उनके सहधर्मियों के वास्तविक प्रतिनिधि मानने में कोई देर नहीं लगाई। आगे देख सकते हैं कि सैयद अहमद खान एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे, मगर अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे रूढ़िवादी विचारों के हो गए थे। 1880 के दशक में अपने विचारों को छोड़कर उन्होंने घोषणा की कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित समान न होकर भिन्न भिन्न बल्कि एकदम अलग अलग हैं। उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण भक्ति का उपदेश भी दिया। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने उसका विरोध करने और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी का आंदोलन चलाने का निश्चय किया। वे अब ये भी कहते हैं लगे कि चूंकि हिंदू भारतीय जनता का बहुमत भाग है, इसलिए ब्रिटिश शासन के कमजोर पड़ने समाप्त होने पर वे मुसलमानों को दबाकर रखेंगे। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे बदरुद्दीन तैयब जी की कांग्रेस में शामिल होने की अपील पर कोई ध्यान ना दें। आगे देख सकते हैं कि 1857 की बगावत के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानकर सरकार उनके खिलाफ 1858 से ही जानबूझकर भेदभाव करती रहती थी। किसकी बात कर रहे हैं? ये मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं। जब मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा कुछ फैली भी, तब भी एक शिक्षित मुसलमान के सामने व्यवसाय या व्यापार के बहुत कम अवसर थे। तब वह अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी का मुंह देखता था, और कुछ भी हो, एक पिछड़ा उपनिवेश होने के कारण भारत में जनता के लिए रोजगार के बहुत कम अवसर भी थे। अब देखिए आगे, उन दिनों स्कूलों कॉलेजों में जिस तरह से भारतीय इतिहास की शिक्षा दी जाती थी, उसके कारण वे शिक्षित हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं का विकास हुआ। ब्रिटिश इतिहासकारों और उनका अनुकरण करने वाले भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा। तुर्क, अफगान और मुगल शासकों के शासन को मुस्लिम शासन कहा गया। मुस्लिम जनता भी हिंदू जनता जितनी ही पीड़ित और करों के बोझ से दबी थी। दोनों को शासक दरबारी सरकार और जमींदार, चाहे वो हिंदू और मुसलमान, एक समान अपमान की दृष्टि से देखते थे और उन्हें कीड़े मकोड़े समझते थे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो स्कूलों और कॉलेजों में हिस्ट्री की शिक्षा दी जा रही थी, नॉलेज दी जा रही थी, उसमें भी ब्रिटिशन पूरी तरह से बांटो और राज करो वाली भूमिका अपना रहे थे। वो ऐसा इतिहास हमें पढ़ा रहे थे जिस इतिहास में वो बता रहे थे कि देखिए मुगल टाइम में इतना अत्याचार किया गया है हिंदुओं के ऊपर, और फिर आगे उसी में ये चीज़ें भी दिखाई गई हैं कि मुसलमानों पे भी अत्याचार हुआ है, हिंदुओं पे भी अत्याचार हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पढ़ा के स्कूलों में या कॉलेजों में युवकों को राष्ट्रवाद की भावना से अलग किया जा रहा था। तो सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही थी, धार्मिक एजेंडे के तहत लोगों को बांटा जा रहा था। आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी और धार्मिक तथा सामाजिक मामलों में दखल नहीं देगी। 1889 में कांग्रेस ने सिद्धांत स्वीकार किया कि अगर किसी प्रस्ताव को कांग्रेस के मुस्लिम प्रतिनिधियों का बहुमत मुसलमानों के लिए हानिकारक समझता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में यह समझकर कि राजनीतिक आधार धर्म और समुदाय नहीं होने चाहिए, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के राजनीतिक दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने की कोशिश की। आगे देख सकते हैं कि 1916 में तिलक ने घोषणा की कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। विदेशीपन का संबंध हितों से है। विदेशीपन का संबंध निश्चित ही गोरी या काली चमड़ी से या धर्म से नहीं है। अगर उनका कहना था कि अगर आप भारत के खिलाफ सोचते हैं, भारत के लोगों के खिलाफ सोचते हैं तो आप विदेशी हैं। अगर आप भारत के लिए सोचते हैं तो आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी चमड़ी के हों, आप भारतीय ही हैं। यहाँ तक कि क्रांतिकारी भी आयरलैंड, रूस या इटली जैसे यूरोपीय देशों के क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित थे। आयरलैंड से हम जान सकते हैं कि एनी बेसेंट आयरलैंड की थी और उन्होंने कितने ज़्यादा काम किया इंडिया में। होम रूल का जो स्टार्टिंग का माइंडसेट था वो एनी बेसेंट का ही था। आयरलैंड में कैसे होम रूल स्टार्ट हुआ था और कैसे काम कर रहा था, ये एनी बेसेंट का ही प्लान था, जो वो चाहती थी कि इंडिया में भी ऐसे ये होम रूल चले, ना कि काली पूजा या भवानी पूजा से था। पर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि उग्र राष्ट्रवादियों के राजनीतिक कार्यों और विचारों की कुछ हिंदू रंगत हुआ करती थी। यह बात खासतौर पर हानिकारक सिद्ध हुई क्योंकि चालाक ब्रिटिश और ब्रिटिश समर्थक प्रचारकों ने इस हिंदू रंगत का लाभ उठाकर मुसलमानों के मन में जहर भरा। नतीजा यह हुआ कि शिक्षित मुसलमान बड़ी संख्या में उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग रहे या उसके शत्रु बन गए। अगर हम बात करें कि जो ये बताया जा रहा है कि जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, कहीं ना कहीं ब्रिटिशन ये रंग दे रहे थे इन आंदोलनों को कि ये हिंदू रंग के आंदोलन है, हिंदू रंगत के आंदोलन है, तो मुसलमान इससे पीछे होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, और राष्ट्रवादी आंदोलन के अलग होने से मुसलमान, जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, वो कहीं ना कहीं इसके शत्रु बनते जा रहे थे। अब आगे देख सकते हैं कि देश के आर्थिक पिछड़ेपन ने भी, जो औपनिवेशिक अल्प विकास की देन था, संप्रदायवाद के उदय में सहायता की।
आधुनिक औद्योगिक विकास के अभाव में बेरोजगारी भारत में और खासकर शिक्षित लोगों के लिए एक तीखी समस्या बन गई थी। अब आगे देख सकते हैं कि 1987 के बाद धर्म का उपयोग संप्रदायवादियों ने जनता को गतिमान बनाने के लिए किया था, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का धर्म से कोई विरोध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल यह है कि धर्म व्यक्ति के निजी जीवन तक सीमित रहे और राजनीतिक तथा राज्य से उसका कोई सरोकार न रहे। शिक्षित मुसलमानों और बड़े मुस्लिम नवाबों और जमींदारों के बीच अलगाववादी और वफादारी की प्रवृत्तियां तब चरम सीमा पर पहुंची थी जब 1906 में आगा खान ढाका के नवाब और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई। किसके थ्रू की गई? तो ये आगा खान और ढाका के नवाबों के थ्रू की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो ये मान रहे थे कि जो कांग्रेस है ये हिंदुओं का एक संगठन है, तो हम मुसलमानों का भी एक संगठन होना चाहिए, तो उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की उपयोगिता बढ़ाने के लिए जनता से संपर्क करने तथा उनका नेतृत्व संभालने में भी अंग्रेजों ने उसे प्रोत्साहित किया। ये सही है कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन पर भी शिक्षित नगरवासियों का वर्चस्व था, मगर उसका साम्राज्यवाद विरोधी अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सभी भारतीयों के हितों का प्रतिनिधित्व था। अब आगे हम देख सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अपने समाचार पत्र अल हिलाल में बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया, इस पत्र की स्थापना उन्होंने 1912 में की, जब वे केवल 24 वर्ष के थे। मौलाना मोहम्मद अली आज़ाद और दूसरे युवकों ने साहस और निर्भयता का संदेश दिया और कहा कि इस्लाम और राष्ट्रवाद का आपस में कोई विरोध नहीं है। 1911 में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत और इटली के बीच लड़ाई छिड़ गई और 1912 और 13 में तुर्की का बाल्कन के देशों से युद्ध हुआ। उस समय तुर्की का शासक स्वयं को खलीफा यानी तमाम मुसलमानों का धर्मगुरु भी कहता था। इसके अलावा मुसलमानों के लगभग सभी धर्म स्थल तुर्की के साम्राज्य में स्थित थे। भारत में तुर्की के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन भेजा गया। आगे देख सकते हैं कि वास्तव में अनेक वर्षों तक अर्थात 1912 से 1924 तक मुस्लिम लीग राष्ट्रवादी युवकों के सामने पूरी तरह से दबे रहे। इसी के साथ हिंदू सांप्रदायिकता का भी जन्म हो रहा था और हिंदू सांप्रदायिक विचार फैल रहे थे। अनेक हिंदू लेखकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम सांप्रदायिकता और मुस्लिम लीग के विचारों और कार्यक्रम को ही दोहराया। 1970 के बाद से ही हिंदू जमींदार, सूदखोर और मध्यवर्गीय पेशेकर लोगों ने मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़काने आरंभ कर दिए। भारतीय इतिहास की औपनिवेशिक समझ को पूरी तरह अपनाकर ये लोग मध्यकाल में निरंकुश मुस्लिम शासन की और मुसलमानों के उत्पीड़न से हिंदुओं को बचाने के संबंध में अंग्रेजों की मुक्तिदायी भूमिका की बात करते थे और उसके बारे में लिखते थे। संयुक्त प्रांत और बिहार में उन्होंने सही तौर पर हिंदी का सवाल उठाया, मगर उसे एक सांप्रदायिक रंग दे दिया और इस अनैतिहासिक धारणा का प्रचार किया कि उर्दू मुसलमानों की तथा हिंदी हिंदुओं की भाषा है। 1890 के तत्काल बाद के वर्षों में पूरे भारत में गौ हत्या विरोधी प्रचार अभियान चलाया गया। यह अभियान अंग्रेजों के नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ था। उदाहरण के लिए ब्रिटिश फौज छावनियों को बड़े पैमानों पर गौ हत्या करने के लिए खुला छोड़ दिया गया। देखिए, हम कहते हैं ना कि हमें इतनी टाइम लगा आज़ादी के लिए, तो ये आज़ादी जो हमें इतने टाइम के बाद मिली है, अंग्रेज तो मजबूत थे, एक वजह ये है, लेकिन हमारी जड़ें कमज़ोर थी। हम कहीं ना कहीं सांप्रदायिक धार्मिक मुद्दों पे, जातिवाद पे इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि हम उनके गुलाम इसी मैटर पे बने और इसी मैटर की वजह से हम उनसे आज़ादी भी हासिल नहीं कर पाए और हमें काफ़ी टाइम लगा आज़ादी हासिल करने का। और जो इससे पहले भी बहुत से मूवमेंट हुए, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले भी बहुत से मूवमेंट हुए, उन सारे मूवमेंट के असफल होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम जातिवादी और सांप्रदायिकवाद में फंसे रहते हैं। और आज भी हम अगर देश के विकास की बात करते हैं तो हम इन्हीं चक्करों में घूमते रह जाते हैं और देश के विकास, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से हम अलग रहते हैं और जातिवाद, धार्मिक मैटरों पर ही हम चर्चा करते हैं, जो कि ना तो तब फायदा पहुंचा रही थी और ना अब फायदा पहुंचाएगी। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। इसके नेताओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस पर इस बात के लिए चोटें की कि वे सभी भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस की साम्राज्यवाद विरोधी राजनीति का विरोध किया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष में हिंदू विदेशी सरकार को खुश रखे। आगे देख सकते हैं कि अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ, पर वर्षों तक यह कुछ कमजोर संगठन ही बना रहा।
अब आगे देखते हैं राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रवादी, प्रथम विश्व युद्ध और होम रूल लीग क्या है, इसको हम पढ़ते हुए चलते हैं। राष्ट्रवादी प्रथम विश्व युद्ध। जून 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इसमें एक ओर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और जापान था और अमेरिका भी बाद में उनसे मिला, तथा दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था। युद्ध के ये वर्ष भारत में राष्ट्रवाद के परिपक्व होने के दिन थे। होम रूल लीग। साथ ही अनेक भारतीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से समझा कि सरकार जब तक कुछ वास्तविक अधिकार नहीं देगी तब तक उसके ऊपर जनता का दबाव न डाला जाएगा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि होम रूल का मतलब है कि गवर्नमेंट आपकी रहे। किसकी गवर्नमेंट रहे? ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे, लेकिन हमें कुछ ऐसे मेन अधिकार, कुछ बड़ी पोस्ट दे दी जाए जिससे हम भी कुछ डिसीजन भारत के लिए ले सके। हमसे मतलब भारत के लोगों से, ठीक है। अब आगे बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं चल सकता था, क्योंकि वह नरम पंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी और जनता के बीच उसका कोई राजनीतिक कार्य नहीं रह गया था। इसलिए 1915 और 16 में दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई। इनमें एक के नेता लोकमान्य तिलक थे तथा दूसरा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की अंग्रेज प्रशंसिका श्रीमती एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में था। यही वह आंदोलन था जिसके दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन दो लीगों ने बहुत तेजी से प्रगति की और होम रूल की मांग पूरे देश में गूंजने लगी। जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के विरोध के कारण सरकार ने मजबूर होकर सितंबर 1917 में उन्हें छोड़ दिया। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के अधिकांश सदस्य पंजाब के सिख, किसान और अभूतपूर्व सैनिक थे जो वहां रोजी रोटी की तलाश में गए थे, जिनको वहां खुले रूप से नस्ली और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह भगना गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। पार्टी का आधार उसका साप्ताहिक पत्र गदर था, जिसके सिरे पर अंग्रेजी राज का दुश्मन शब्द लिखे होते थे। पत्र गदर ने एक विज्ञापन छापा, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है। इस पार्टी की विचारधारा बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थी। गदर पार्टी ने भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्रांतिकारी युद्ध चलाने का संकल्प लिया। 1914 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध फूटा, गदरपंथी हथियार और धन भारत भेजने लगे। यहाँ के सैनिकों और स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता से विद्रोह आरंभ किया जाए। कई हजार लोगों ने भारत वापस जाने की इच्छा प्रकट की। उनके खर्च के लिए कई लाख डॉलर की रकम जमा हुई। पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख निश्चित हुई। दुर्भाग्य से अधिकारियों को इन योजनाओं का पता चल गया। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। विद्रोही रेजिमेंट को तोड़ दिया गया और उनके नेताओं को जेल या फांसी की सजाएं दी गई। उदाहरण के लिए 23वें घुड़सवार दस्ते के 12 लोगों को फांसी दी गई। पंजाब में गदर पार्टी के नेता और सदस्य बड़े पैमाने पर गिरफ्तार कर लिए गए। उन पे मुकदमा चलाया गया, जिनमें 42 को फांसी, 114 को उम्र कैद और 93 को लंबी लंबी जेल की सजाएं दी गई। भारत में और बाहर दूसरे क्रांतिकारी भी सक्रिय थे। 1915 में एक असफल क्रांतिकारी प्रयास में जतिन मुखर्जी, जिन्हें बाधा जतिन कहा जाता था, बालासोर में पुलिस से लड़ते हुए मारे गए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। राष्ट्रवादियों को जल्द ही पता चल गया कि उनकी फूट से उनके उद्देश्यों को हानि हो रही है, इसलिए उन्हें सरकार के विरोध में एकजुट होना चाहिए। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुई। पहली यह कि कांग्रेस के दोनों हिस्से फिर से एक हो गए। यानी कांग्रेस ये समझ रही थी कि हम अगर दो गुटों में बटे हैं, नरम दल और गरम दल में अगर हम बटे हैं, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान हमारी पार्टी को हो रहा है और हम सही से जनता से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं और अपनी मांगे भी सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं। पुराने विवादों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था और फूट के कारण कांग्रेस राजनीतिक निष्क्रियता का शिकार हो गई थी। 1914 में जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने फौरन बदली हुई स्थिति को समझा और कांग्रेसियों के दोनों समूह को एकजुट करने में लग गए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को मनाने के लिए उन्होंने घोषणा की कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यह बात कह दूं कि जैसा कि आयरलैंड में आयरिश होम रूलवादी कर रहे थे, हम भी भारत में प्रशासन प्रणाली में सुधार के प्रयास कर रहे हैं, ना कि सरकार को उखाड़ फेंकने के।
दूसरे, लखनऊ में अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी सरकार के सामने साझी राजनीतिक मांग रखी। युद्ध और होम रूल लीगों के कारण जब देश में एक नई भावना पैदा हो रही थी और कांग्रेस का चरित्र बदल रहा था, तब मुस्लिम लीग में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे थे। हमने पहले ही देखा कि शिक्षित मुसलमान युवक उग्र राष्ट्रवादी राजनीति को अपना रहा था, तो ये बहुत अच्छी पहल है। कांग्रेस और लीग की यह एकता कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई। उसे आमतौर पर लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को करीब लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की रही, क्योंकि दोनों मानते थे कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही भारत को स्वशासन प्राप्त हो सकता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव पारित किए, अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर राजनीतिक सुधारों की एक साझी योजना सामने रखी और मांग की कि ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र भारत को स्वशासन देने की घोषणा करे। फिर भी लखनऊ की घटनाओं का अत्यधिक तत्कालिक प्रभाव पड़ा। नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच तथा राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित होने से देश अत्यधिक राजनीतिक उत्साह से भर उठा। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी राष्ट्रवादियों को खुश करना अब जरूरी समझा। अब आगे देख सकते हैं कि 20 अगस्त 1917 को उसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायी सरकार की आधिकारिक स्थापना की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना उसकी नीति थी। फिर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है, ये हम पढ़ेंगे स्वराज के लिए संघर्ष का जो पहला पार्ट होगा। इस यूनिट के 2 पार्ट हैं, स्वराज के लिए संघर्ष का पहला पार्ट और स्वराज के लिए संघर्ष का दूसरा पार्ट। तो इन दोनों यूनिट्स को हम पढ़ेंगे। तो आज हमने पूरी 11th यूनिट यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर ली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।